हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। और आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीन मानिए, इस क्लास से आपके जो भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास का डेटा आपके लिए बहुत सफिशेंट होगा और बहुत यूज़फुल होगा। चलिए, तो यहाँ पे चीज़ें शुरू करेंगे, लेकिन आपको बता दूं, जो बच्चे यहाँ पे आज पहली बार क्लास में आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। और दूसरी चीज़, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो भाई यहाँ पे क्लास को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ये क्लास आपकी डेली होती है, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने आज एक लाइन लिखी है यहाँ पे कि अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त और निष्ठावान होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन मुझे बहुत हमेशा याद रहती है और बहुत अच्छी भी लगती है कि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कि आपका कोई भी लक्ष्य है, कोई भी टारगेट है, आपका कोई भी मकसद है, आप उस मकसद को 100% दीजिए, आप उस मकसद को 100% दीजिए। और यकीन मानिए कि जब वो मकसद आपके सामने आएगा ना, तो वो भी अपना 100% आपको देगा। वो जिस मकसद के लिए आपने अपनी रातों की नींदें खोई हैं, अपने 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 आपका खुद का, अपने जो है आराम, या मैं कहूँ कि जो हमारी एकदम आराम वाली कंडीशन थी, तो भाई अगर आपने इसको खोया तो यकीन मानिए कि लक्ष्य आपका ही होके रहेगा। चलिए, तो इसी मोटिवेशन के साथ आज हम इस सुबह की क्लास को शुरू करते हैं। बिल्कुल, पहला सवाल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पॉलिटी के हिसाब से तो होगा ही, लेकिन करंट अफेयर के हिसाब से भी होगा। क्यों? पहली बात तो ये कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। और भाई ये भूविज्ञान संग्रहालय कहाँ बनाया है? अहमदाबाद, नागपुर, ग्वालियर, जयपुर। चलिए, अगर बात करें, देखो यहाँ पे बात हो रही है भूविज्ञान संग्रहालय की। ठीक है, अगर भूविज्ञान संग्रहालय की बात करें तो ध्यान रखेंगे, ये जो है सबसे पहली बात तो है कि जी इसका उद्घाटन किसने करा है। आपसे पूछेगा कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़, तो जगदीप धनखड़ के द्वारा तो सबसे पहली बात है कि भाई इसका उद्घाटन किया गया है। दूसरा सवाल है कि भाई इन्होंने कहाँ पे इसका उद्घाटन किया है, कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है। तो इसका उद्घाटन हुआ है ग्वालियर में। कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तीसरी बात ये है कि भी इसका अनावरण जो किया है वो किसकी तर्ज पे किया है। तो अगर बात करें तो जी यहाँ पे किसका अनावरण किया है या किसकी तर्ज पे किया है, तो अगर इनकी बात करें तो जो जीजा यहाँ पे जो जीवाजी सिंधिया हैं, तो इनकी प्रतिमा का। ठीक है, यानी कि जो जीवाजी सिंधिया हैं, जीवाजी सिंधिया की बात करी जाए तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, प्रतिमा अनावरण है। ठीक है, इनका अनावरण किया है। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात है कि इसका जो है उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो भाई इसका उद्घाटन किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और ये क्या है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो कुछ और भी चीज़ें हैं। चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जो है, यहाँ पे आप देखेंगे जगदीप धनखड़ के द्वारा यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं म्यूजियम, साइंस म्यूजियम की बात करें तो वो बनाया गया है। अब दूसरी बात ये आती है, सबसे पहली बात, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए। पहला फैक्ट ये है, आपसे पूछा जाएगा कि संविधान संग्रहालय कहाँ बना हुआ है। आपसे पूछेगा वो संविधान संग्रहालय की बात करें तो संविधान संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। अगर संविधान संग्रहालय की बात करी जाएगी तो ये कहाँ पर है? ये बनाया जा रहा है हरियाणा में बनाया गया है। और हरियाणा में कहाँ? सोनीपत में। ठीक है, सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में। देखो, मैं बोल ठीक से रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि पेन चेंज नहीं कर पाती हूँ, थोड़ी इसके साथ दिक्कत है अभी, लेकिन आप अच्छे से सुनेंगे ज़रूर। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखेगा इसमें, एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, वो ये है कि हड़प्पा संग्रहालय कहाँ पे बना है। अगर बात करी जाए हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय की, तो हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ बनाया गया है? ये भी हरियाणा में बनाया गया है, और हरियाणा के राखीगढ़ी में। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? राखीगढ़ी में, हरियाणा की। एक और है, अगर बात करें यहाँ पे तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे जो अंडरग्राउंड की बात करें, अंडरग्राउंड म्यूजियम की बात करूँ तो ये कहाँ पे बनाया गया है ना। अगर इसकी बात करी जाए आप लोगों से, अंडरग्राउंड म्यूजियम की बात करें तो ये म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया है, संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया है, ये वाला। तो भाई ये कहाँ पे बनाया गया है?
ये सबसे पहली बात तो जो ये म्यूजियम है ये हुमायूं के मकबरे में है, और ये कौन सा होगा, दिल्ली में, तो ये है दिल्ली। और ये कौन सा हो जाएगा, जो हुमायूं है, हुमायूं के मकबरे की बात करी जाए तो हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप लोगों से पूछे कि भूविज्ञान संग्रहालय की बात करी जाएगी तो भूविज्ञान संग्रहालय कहाँ बना है, ये बना है ग्वालियर मध्य प्रदेश के में, और अनावरण किसने करा है, जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि न्यायाधीश को किस अनुच्छेद के तहत पद से हटाया जाता है। न्यायाधीश को किस आर्टिकल के तहत पद से हटाया जाएगा, और ये बात कर रहे हैं हम हाई कोर्ट की। चलिए बताइए, अनुच्छेद 67 है या फिर यहाँ पे ये सब हटा देंगे, अनुच्छेद 124 के 4 में है, अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 226 के 4 में, किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है। तो चलिए एक आर्टिकल है, यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, न्यायाधीश को हटाने की बात कर रहे हैं। तो अगर बात करी जाए यहाँ पे न्यायाधीश की बात करें, न्यायाधीश को हटाने से संबंधित बात, इनको हटाने की बात करें तो देखो दो तरीके हैं। सबसे पहले भाई दो न्यायाधीश हमारे सामने होते हैं, एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक होते हैं हाई कोर्ट के, और एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ पे जो हम बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे हम हाई कोर्ट के न्यायाधीश की, है ना, बात करेंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश की। तो एक आर्टिकल है 124, यहाँ पे देखेंगे एक आर्टिकल आता है 124 आर्टिकल, और इसका भी क्लोज 4 है। ठीक है, इसका भी क्लोज 4 है। उसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, अगर इनकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो इनके लिए आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे यहाँ पे, तो इनके लिए हम संविधान का एक भाग है, आप देखेंगे संविधान का एक भाग होगा 5, भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक इसमें चर्चा की गई है आर्टिकल की। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो हटाया जाता है इस आर्टिकल के तहत, तो जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, अगर इनको हटाने की बात करी जाए तो इनको जो हटाया जाता है 2 रीज़न से हटाया जाता है। इनके 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है, तो देखो जो पहला कारण है वो तो ये है कि इनका अगर दुर्व्यवहार है तो इस दुर्व्यवहार की वजह से इनको हटाया जाता है। दूसरा कारण क्या है इनका, दूसरा कारण ये है कि यानी कि अपने काम करने में सक्षम नहीं है, यानी कि अक्षमता के आधार पर हटाया जाएगा। तो ये 2 आधार हैं इनको हटाने के। ठीक है, ये 2 आधार हैं हटाने के। अब दूसरी बात ये आती है कि जी अभी इनको हटाया कैसे जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी प्रक्रिया की बात करी जाए कि इनको हटाया कैसे जाएगा, प्रक्रिया कैसे होगी, तो प्रक्रिया ये होगी, सिंपल सी बात है कि इसके लिए लोकसभा में जो है, यहाँ पे लोकसभा में लगभग यहाँ पे जो 100 MP हैं, ये 100 MP प्रस्ताव को पास कर दें, और राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में आए तो राज्यसभा में इसके आधे यानी कि 50 जो यहाँ पे MP हैं, ये 50 MP प्रस्ताव पास कर दें। ठीक है, इस कंडीशन में अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये बात होती कैसे, अब देखो यहाँ पे क्यों राज्यसभा में अगर विपक्ष अगर अपनी ताकत दिखाना चाहेगा तो वो लोकसभा में ना जाके राज्यसभा में इतने मेंबर्स के द्वारा पारित भी करवा लेगा। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पे कि भाई ये वाली बात कहाँ से आ रही है, अनुच्छेद, तो खैर इसके लिए आंसर तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 124 के 4 क्लॉज जो है उसके तहत यहाँ पे न्यायाधीश को इनके पद से हटाने की बात करी जा रही है। लेकिन मैंने यहाँ पे हाई कोर्ट लिखा है, क्यों, क्योंकि देखो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है कि जो प्रयागराज हाई कोर्ट की बात करी जाए तो प्रयागराज जो हाई कोर्ट है, ठीक है, इसके एक जज हैं, और इन जज की बात करें तो इनका जो नाम है, इनका नाम है जज सेग्या मैको, न्यायाधीश शेखर प्रसाद, यानी कि शेखर कुमार की बात करें, सॉरी, तो ये जज हैं, इनका नाम है शेखर कुमार। ठीक है, अब इन शेखर कुमार की अगर बात करी जाए तो जो शेखर कुमार है ये प्रयागराज हाई कोर्ट के जज हैं। ठीक है, इनको हटाने के लिए प्रस्ताव आ रहा है। ठीक है, इनके लिए प्रस्ताव आ रहा है। अब प्रस्ताव जो आया है, वैसे देखो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए प्रस्ताव तो आया है, आज से पहले भी चर्चा में ये है, अगर ये हटाए जाते हैं तो ये पहले ऐसे हमारे हाई कोर्ट के जज हो जाएंगे जो पद से हटाए जाएंगे, है ना। तो इनके लिए यहाँ पे प्रस्ताव आया है।
अब देखो दिमाग में सवाल आएगा कि इनको हटाया क्यों जा रहा है, क्या रीजन है। तो क्या दुर्व्यवहार रहा है या यहाँ पे अक्षमता रही है ना। तो ऐसा है कि इन्होंने हाल फिलहाल में एक जगह भाई भाषण दिए थे, और भाषण जो दिए थे तो ऐसा मानना है कि वहां पे इन्होंने जो है धार्मिक मुद्दे, या मैं कहूँ क्या धार्मिक मुद्दों को आहत किया है, या इन्होंने भड़काने वाला भाषण दिया है। तो इन्होंने सांप्रदायिक जो विद्वेष है उसको भड़काने वाला वक्तव्य दिया था, भाषण दिया था, इस वजह से। क्या भाई क्यों, क्योंकि इन्होंने जो है यहाँ पे जो सांप्रदायिक विद्वेष या मुद्दों को भड़काने का भाषण दिया है, ठीक है, भड़काने का भाषण दिया है। इस वजह से जहां पे ये चीज देखी जाती है कि भी इन्होंने तो दो धर्मों को एक साथ लड़वाने की बात करी है, तो इसलिए इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है। चलिए आप इस सवाल को पॉलिटी के हिसाब से देखते हैं या करंट के हिसाब से, वो आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल आता है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। अब देखो फ्रांस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रांस बड़ा चर्चा में रहता है, और रहे भी क्यों ना, है ना। तो ये जो है मिखाइल कैवलेसिवली हो, या फिर यहाँ पे फ्रैंकोइस बायरू हो जाएंगे, जोन महामा है, या फिर यहाँ पे नेटुम्बो नंदी नदेवता हो जाएंगी। तो अगर इनकी बात करें तो चलिए सबसे पहली बात करें यहाँ पे फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है जी यहाँ पे फ्रांस की, ठीक है। अगर इस फ्रांस की बात करें तो अगर फ्रांस की बात करी जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि जी यहाँ पे न्यू पीएम बने हैं, ठीक है, न्यू यहाँ के पीएम बने हैं। और ये न्यू पीएम बनने वाले कौन से व्यक्ति हो जाएंगे, तो जो न्यू पीएम बने हैं ये बने हैं फ्रैंकोइस बायरू, ठीक है। ये कौन बने हैं, ये बने हैं आपके फ्रैंकोइस बायरू, ठीक है। लेकिन आपसे सवाल ये भी पूछा जाएगा कि फ्रैंकोइस बायरू तो न्यू पीएम है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो एक्स पीएम कौन थे, इनसे पहले जो थे वो पद पर कौन थे। एक्स पीएम की बात करी जाए तो ये थे मिशेल वर्नियर, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये कौन थे, इनका नाम था मिशेल वर्नियर। और मिशेल वर्नियर की बात करी जाए तो जो मिशेल वर्नियर थे इनकी बात करी जाए तो इनको ना अविश्वास प्रस्ताव ला करके हटा दिया गया। इनके लिए जो है लेकर इनको हटाया गया है, इनके लिए लेकर के आए भी अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो इनके लिए अविश्वास प्रस्ताव जो था, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, और इस प्रस्ताव को ला करके इन्हें जो है पद से हटा दिया गया, ठीक है, इन्हें पद से हटाया गया। और दूसरी बात यह है कि प्रस्ताव ला करके पद से तो हटा दिया, काम कितने टाइम करा, तो इन्होंने जो है ये पद पे जो रहे थे सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ अपने पद पर रहे थे। तो फ्रांस में सबसे कम यानी कि सबसे कम टाइम तक अगर पीएम बने हैं तो इनका सबसे कम टाइम है पीएम बनने का, ठीक है, मिशेल वर्नियर का। अब बात आती है यहाँ पे फ्रांस की। तो फ्रांस की अगर मैं बात करूँ, देखो आंसर तो हो गया ऑप्शन बी, फ्रैंकोइस बायरू जो है नए पीएम बने हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे। अगर फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करी जाए तो इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, ये हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन की बात करी जाए तो भाई ये फ्रांस के ये राष्ट्रपति हो जाएंगे। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं आपके फ्रैंकोइस बायरू। और देखो फ्रांस में राष्ट्रपति की बहुत ज़्यादा चलती है, सुपर पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है और इतनी प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं होती है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री के पास में सुपर पावर होती है। तो अगर बात करें यहाँ पे फ्रैंकोइस बायरू तो भाई ये हैं आपके फ्रैंकोइस बायरू जो यहाँ पे न्यू पीएम बने हैं, ठीक है। अगला सवाल नंबर 4 है यहाँ पे कि हाल ही में एक तो समन फर्स्ट नाम है और दूसरा है फकर फर्स्ट, ये दोनों सैन्य उपग्रह हैं और ये किसने प्रक्षेपित किए हैं, सैन्य उपग्रह। इनको ईरान ने, तुर्की ने, सऊदी अरब ने या फिर ओमान ने। भाई इन दोनों सैन्य उपग्रहों को किसके द्वारा बनाया गया है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, देखो एक नाम है यहाँ पे समन फर्स्ट, समन प्रथम, और एक और नाम है यहाँ पे, दूसरा नाम है फखर की बात करें फकर प्रथम, ठीक है। तो एक है यहाँ पे फकर प्रथम। तो ये दोनों, अगर इन दोनों की बात करें समन फर्स्ट की और फकर फर्स्ट की, है ना, तो इन दोनों की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है क्या चीज़, ये नाम जो है क्या है, तो ये है उपग्रह, ठीक है, ये हैं उपग्रह। अब इन उपग्रहों की बात करी जाए तो ये उपग्रह हैं और इनको लॉन्च किसने किया है, तो भाई अगर इनको लॉन्च करने की बात करें
तो इनको लॉन्च किया है ईरान ने। किसने किया है? लॉन्च किया है इनको ईरान ने, दोनों उपग्रहों को। ठीक है, इन दोनों उपग्रहों की बात कर रही हूँ मैं। ईरान ने लॉन्च कर दिया। अब भाई लॉन्च करा है तो किसी न किसी लॉन्चिंग व्हीकल से करा होगा। तो इनका जो मैं बात करूँ लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा हो जाएगा, तो वही रॉकेट क्या होगा इनके। अगर यहाँ पे लॉन्चिंग रॉकेट की बात करी जाए तो लॉन्चिंग रॉकेट कौन सा होगा, किस रॉकेट से इन्हें लॉन्च किया गया है, तो ये सिमॉग रॉकेट से। किस रॉकेट से? इसका नाम है यहाँ पे सिमॉग रॉकेट। ठीक है, सिमॉग रॉकेट से जो है इनको, इस रॉकेट के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई क्या है, कहाँ से लॉन्च किया गया है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है यहाँ पे ईरान की कि भाई इनके यहाँ के राष्ट्रपति कौन है। अगर ईरान की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे। अच्छा, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। चलो भाई, तेहरान यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। अब यहाँ के अगर राष्ट्रपति की बात करी जाए तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे मसूद पेजेशकियान। ठीक है, ये हैं आपके मसूद पेजेशकियान, पेजेशकियान, ये यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो भाई किसने लॉन्च करा है? ये लॉन्च करा है ईरान ने। आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। तो भाई यहाँ पे देखेंगे ये दो उपग्रह लॉन्च किए हैं। चलिए अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि हाल ही में ब्लूमबर्ग जो है दुनिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची आई है। 2024 की सूची है और इस सूची में जो है भाई शीर्ष स्थान किसे मिला है, टॉप पे सबसे ज़्यादा अमीर कौन व्यक्ति है। अगर बात करी जाए तो भैया कौन सा परिवार सबसे अमीर दिखाई देता है। यहाँ पे है अल्थानी परिवार है, अल नायान परिवार है, वॉल्टन परिवार है या फिर अंबानी परिवार है। चलिए, एक सूची आई है ब्लूमबर्ग की। इस सूची का नाम क्या है? इस सूची का नाम है यहाँ पे ब्लूमबर्ग। ठीक है, हम इस सूची की बात करें ब्लूमबर्ग की, तो जो ब्लूमबर्ग सूची है ये 2024 की सूची है। ठीक है, 2024 की सूची है। अब इस सूची का काम क्या है, क्या है ये, तो भाई इस सूची में जो जिक्र किया गया है अमीर लोगों का किया गया है, अमीर परिवारों का। ठीक है, काय की है ये, तो अमीर परिवार जो हैं या अमीर परिवारों की जो है इसका संबंध अमीर परिवारों से है। ठीक है, इस सूची का संबंध। दूसरी बात ये आती है कि भाई ये तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे अमीर कौन है, जो सबसे दुनिया में सबसे पहले नंबर पे जो अमीर आया है सूची के अनुसार पहले नंबर पर, तो वो कौन सा हो जाएगा? वॉल्टन परिवार। कौन सा परिवार है? ये हो जाएगा आपका वॉल्टन परिवार। वॉल्टन परिवार की बात करी जाए तो भाई ये सबसे नंबर 1 पर वॉल्टन परिवार जो है, सबसे नंबर 1 पर वॉल्टन परिवार अमीर है। ठीक है, इसको वॉलमार्ट भी कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो वॉलमार्ट भी इसका नाम हो जाएगा, है ना। अब दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो भाई पहले नंबर पे तो वॉल्टन परिवार हो गया, टॉप तो ये है। अब दूसरे नंबर पे जो है आप देखेंगे यूएई के जो वो देखते हैं ना आप, सुलेमान जो होते हैं यूएई के, तो ये यूएई के हैं सेकंड नंबर पर। इनका नाम है अल नहायान परिवार। अल नहायान परिवार की बात करें तो अल नहायान परिवार जो है सुलेमानों का परिवार यूएई का। ठीक है, ये परिवार आता है दूसरे नंबर पर। अब बात कर लेते हैं भारत की, तो भाई भारत का 8वें नंबर पर एक परिवार आता है और ये परिवार है अंबानी परिवार। ठीक है, अंबानी परिवार आता है भारत का और ये परिवार है 8वें नंबर पर आने वाला। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर 1 परिवार की बात करेंगे वाला, और भाई दूसरे नंबर पे 8वें नंबर पर आते हैं, भारत का 8वां स्थान है अंबानी परिवार का। ठीक है, ब्लूमबर्ग सूची में। अगला सवाल नंबर 6। अगला सवाल हमारे लिए कि हाल ही में भारत को दिए गए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के दर्जे को किसने निलंबित कर दिया है। एक ऐसा देश है जिसने भारत को अपना बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा राष्ट्र मान रखा था। अब पसंदीदा राष्ट्र मान रखा था, लेकिन भारत की भी कुछ ऐसी बातें थी जिसके चलते यहाँ पे भारत को अपना पसंदीदा राष्ट्र मानने से मना कर दिया और इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया। नॉर्वे को निकाल दिया है, स्विट्जरलैंड को, कनाडा को या फिर तुर्की को, किसको निकाला है अगर बात करें यहाँ पे। चलिए भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्वाधिक जो पसंदीदा इनका राष्ट्र है इसकी बात कर रहे हैं, पसंदीदा राष्ट्र की। ठीक है, तो सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र अगर बात करें यानी कि MFN की। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो भाई यहाँ पे जो फेवरेट जो नेशंस था इनका, मोस्ट फेवरेट नेशन की बात करें तो मोस्ट फेवरेट नेशन जो है
अगर इसकी बात करी जाए तो भाई इसने जो है एक रिपोर्ट दी है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो जो भारत था ये सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र कहाँ पर था, तो भाई सबसे पहली बात तो ये कहाँ पर था, तो ये था आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे था, तो ये था भाई स्विट्जरलैंड का, ठीक है। स्विट्जरलैंड, ये लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, चलिए। स्विट्जरलैंड की बात करें तो भैया स्विट्जरलैंड में जो था इंडिया को बड़ा मोस्ट फेवरेट नेशन बोला गया था कि भैया इंडिया बड़ा मोस्ट फेवरेट नेशन है, ठीक है। इसने जो है भाई इसको बाहर निकाल दिया। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, बर्न इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। इसने बाहर निकाला। अब बाहर तो निकाला, इसने कहा कि ठीक है हम आपको साथ में नहीं रख रहे। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया, ऐसा करा क्यों है, तो चलिए करने के पीछे रीज़न क्या था। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, और निर्णय सुप्रीम कोर्ट का ये था कि जो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो फेवरेट नेशन स्टेट या यहाँ पे जो मोस्ट फेवरेट नेशन होंगे, इन्होंने कहा कि जो मोस्ट फेवरेट नेशन हैं अगर इनकी बात करी जाए तो इनका जो दर्जा दिया जाता है, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने कहा भैया कि ठीक है ये जो होंगे मोस्ट फेवरेट नेशन जो होंगे इनका जो दर्जा होगा, इन दर्जे को हम तब देंगे, ये दर्जा हम तब देंगे। हम एक एक्ट की बात कर रहे हैं, इनको रखा है, एक एक्ट है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट आता है, उसके माध्यम से टैक्स लेंगे, ठीक है। जो इनकम टैक्स एक एक्ट है अगर इसकी बात करें तो ये जो इनकम टैक्स जो एक्ट है अगर इसकी बात करें तो ये 1961 में कुछ रूल लिखे गए हैं, इसके तहत देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब स्विट्जरलैंड ने देखा तो स्विट्जरलैंड ने कहा नहीं जी हम टैक्स भी दें, हम ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब ये जो है इन्होंने बाहर निकाल दिया, स्विट्जरलैंड ने भारत को पसंदीदा राष्ट्र से। तो हम पे फ़र्क क्या पड़ा है इससे, जो है अगर फ़र्क की बात करें तो भैया फ़र्क क्या पड़ा है ऐसा करने से, फ़र्क ये पड़ा है कि अब तक जो वहाँ पे भारतीय कंपनियाँ थीं वो 5% छूट पाती थीं। अब तक जो यहाँ पे कंपनियाँ थीं, भारत की जो कंपनियाँ थीं, अब तक वो 5% जो थी, सॉरी 50 नहीं 5% छूट पाती थी, है नी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है 5% छूट तो ये ख़त्म हो गई है, लेकिन और क्या हुआ है इन्हें, बल्कि 10% जो है अतिरिक्त टैक्स जो है या मैं कहूँ कर, ये और देना पड़ा है, ठीक है। तो ये कंडीशन हुई है। तो भाई इससे बाहर कौन निकाला है, स्विट्जरलैंड ने भारत को निकाल दिया है बाहर, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा स्विट्जरलैंड ने रिमूव कर दिया है भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन से, ठीक है। स्टेट ऑफ इंडिया की बात करें। अगला सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि प्रतिवर्ष विजय दिवस कब मनाया जाता, और ये दिन मुझे लगता है कोई भूलता नहीं होगा। बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम विजय दिवस की, ठीक है। विजय दिवस की बात हो रही है। अब विजय दिवस की बात करें तो विजय दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। ऐसा क्या हुआ था 16 दिसंबर को, तो देखो 16 दिसंबर की बात करें भाई, पहली बात तो ये मनाते क्यों हैं, है ना, इसको सेलिब्रेट क्यों करा है। बात ये है कि एक दिन था जिस दिन 16 दिसंबर का दिन था, 16 दिसंबर 1971, ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को जो है यहाँ पे एक अभियान चला था। इस अभियान की बात करें तो एक अभियान चलाया गया था, और ये जो अभियान था इसका नाम था त्रिशूल, ठीक है। त्रिशूल अभियान, ये त्रिशूल अभियान है, शिशुल नहीं है, ठीक है। त्रिशूल अभियान है, ये त्रा है। त्रिशूल अभियान चलाया था, और त्रिशूल अभियान चलाने के बाद में हमने क्या काम करा था, पाकिस्तान को जो है आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये जो अभियान चलाया था, तो इस 16 यहाँ पे 1971 को युद्ध होता है किसके बीच में, तो ये जो युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। एक तरफ था भारत और एक तरफ था पाकिस्तान, ठीक है। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। पाकिस्तान, भारत यहाँ पे जीत जाता है, और जो पाकिस्तान है ये करता है आत्मसमर्पण, ठीक है। ये करता है आत्मसमर्पण, और ये क्या कहता है, बांग्लादेश पर अपना अधिकार क्षेत्र जमाने के लिए बात करता है। बांग्लादेश को मिलती है इस दिन आज़ादी। तो अब यहाँ पे बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश, यहाँ पे एक डेट इंपॉर्टेंट है, 4 दिसंबर, ठीक है। 4 दिसंबर को बांग्लादेश को हम आज़ाद करा देते हैं, ठीक है। बांग्लादेश को आज़ाद करा देते हैं, और बांग्लादेश को आज़ाद कराने के बाद में उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी,
तो उस टाइम पे जो भारत के पीएम थे ये थी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। वाकई में आयरन लेडी इनको ऐसे नहीं बोला जाता। आप जो आज सिक्किम वाला एरिया देखते हो, बांग्लादेश आज़ाद देखते हो, बंगाल देखते हो, इतनी सारी प्रेसिडेंसियाँ देखते हो, तो एक बात बताऊँ, ये थी आयरन लेडी। अगर ये सही बताऊँ, अगर ये आज होती तो भारत का नक्शा कुछ और ही होता, ठीक है, मतलब बड़ा नक्शा होता, छोटा नहीं होता। तो बांग्लादेश को आज़ाद कराया और उसके साथ युद्ध करा था भारत और पाकिस्तान ने। भारत की तरफ कौन था, तो भारत की तरफ आ गया था रूस, और पाकिस्तान को जो यहाँ पे जो हेल्प कर रहा था, मैं कहूँ पाकिस्तान की तरफ था, वो था यूएसए, अमेरिका। लेकिन जब यूएसए को पता चला कि भारत की तरफ रूस है, तो भाई यूएसए भी समझ गया था कि फिर वर्ल्ड वॉर हो सकता है, इसलिए यूएसए पीछे हट गया और रूस भी। तो इन दोनों ने ही मतलब काम निपटा लिया था, ठीक है। चलिए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है 4 दिसंबर 1971। ये 4 दिसंबर 1971 ध्यान रखेंगे, इस दिन बांग्लादेश जो है अपना आज़ादी वाला दिवस मनाता है, आज़ाद हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे। अगला सवाल आता, अच्छा यहाँ के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भाई इस तरीके से बात करें तो यहाँ के जो हैं पहले प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो यहाँ के पहले राष्ट्रपति कौन थे। अगर पहले प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, इनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। चलिए अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में दिवंगत जाकिर हुसैन, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दिवंगत जाकिर हुसैन है, ये जाकिर हुसैन नाम है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। देखो हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है, ठीक है, तो इनका संबंध सितार से है, तबला से है, या मृदंग से है, या फिर सहनाई से है। तो इनका जो है भाई निधन हुआ है, लेकिन ये किसके फेमस कलाकार थे, तो भाई ये क्या बजाते थे, ये अगर बात करें देखो जाकिर हुसैन की बात करी जाए यहाँ पर आपसे, जाकिर हुसैन की, तो बड़े फेमस व्यक्ति हैं ये, ठीक है, बड़े फेमस व्यक्ति इसलिए हैं क्योंकि ये जाकिर हुसैन थे, और ये जो है एक वाद्य यंत्र बजाते थे जो था यहाँ पे आप देखेंगे तबला। तो ये जो बजाते थे ये बजाते थे तबला वाद्य यंत्र, या तबला वादक थे ये, ठीक है, और तबला वादक थे। अब हो गया है इनका निधन, ठीक है, अब निधन हो गया है इनका, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने बड़े सारे पुरस्कार जीते हैं। सबसे पहली बात करें कि इनका निधन हुआ कहाँ है। अगर बात करें कि जी इनका निधन कहाँ हुआ है, तो सैन फ्रांसिस्को में इनका निधन हुआ है। कहाँ हुआ है, सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में इनका निधन होता है। यूएसए की बात करें तो यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि कुछ इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखेंगे इनके बारे में, इनके अवार्ड के बारे में आपसे, इस पर ना आप स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट पहला ये है कि इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। अगर इनके पुरस्कारों की बात करें तो इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला है, जो म्यूजिक क्षेत्र में नंबर 1 का होता है। सबसे पहला है यहाँ पे इनको ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, ये ग्रैमी अवार्ड इनको मिला है। और ग्रैमी अवार्ड जो होता है ये जो म्यूजिक का क्षेत्र होता है, संगीत क्षेत्र का सबसे या मैं कहूँ संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक है। अब इनको देखो कुछ और भी पुरस्कार हैं, कौन कौन से पुरस्कार हैं। एक इनको मिला था 2023 वाला, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इनको यहाँ पे पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। पद्म विभूषण की बात करें तो इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था 2023 में। अब साथ साथ में 2002 की अगर आपको बात पता हो तो 2002 की बात करूं तो 2002 में इनको पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था, पद्म भूषण भी मिला है 2002 में। और एक और इनको 1988 की बात करें, 1988 की, तो 1988 में इनको पद्म श्री मिला था। कौन मिला था, कौन सा पुरस्कार, पद्म श्री मिला था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तबला वादक थे। अच्छा, इनके पिता का भी तो संबंध तबला बजाने से ही था, है ना। तो अगर इनके पिताजी की बात करें तो इनके जो पिताजी थे तबला वादक यंत्र, और ये इनके पिताजी थे, क्या नाम था इनका, अल्लाह खां, ठीक है, ये इनका नाम था अल्लाह खां, ठीक है, ये भी तबला वादक थे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये थे जाकिर हुसैन तबला वादक। चलिए आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में देश का पहला मधुमेह बायो बैंक की बात करें तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है। देखो एक तो देश का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बात बायो बैंक की बात हो रही है। तो साइंस एंड टेक से आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
इसको लॉन्च चेन्नई में किया गया है, मुंबई में, बेंगलुरु में, कोलकाता में। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? बात किसकी हो रही है? मधुमेह की। ठीक है, बात हो रही है आपकी यहाँ पे मधुमेह की। बात करें तो मधुमेह बायो बैंक लॉन्च किया है। अब जो बायो बैंक है ये, अगर इसकी बात करें तो मधुमेह बायो बैंक जो है, इसकी बात करी जाए तो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? पहली बात, बायोटिक बैंक या बायो बैंक की बात करें तो पहली बात तो देखो, इम्पोर्टेंट फैक्ट तो एक ये है कि ये भारत का प्रथम है। किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भाई ये है भारत का प्रथम। ठीक है, भारत का ये प्रथम है अपने आप में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दूसरी बात है कि भाई इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया है। अगर बात करें कि भाई ये लॉन्च हुआ है तो ये लॉन्च कहाँ हुआ है? ये हुआ है तमिलनाडु का, जो तमिलनाडु का चेन्नई है, इसको तमिलनाडु के चेन्नई में जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि भाई काम क्या करेगा ये, इसको जो लॉन्च किया है लेकिन काम क्या करने वाला है? तो जो मधुमेह के जो नमूने हैं, या मधुमेह रोग के नमूने, इनको इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो काम क्या करेगा यहाँ पे? जो डायबिटीज़ है, या मैं कहूँ जो मधुमेह है, इस मधुमेह रोग के नमूने इकट्ठे करेगा। ठीक है, नमूने इकट्ठे करेगा, ये इसका काम होने वाला है। ठीक है, चलिए अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं तो डायबिटीज़ आपको पता होगा। अभी अच्छा एक बात बताओ, अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको पढ़ाया था कि डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट किया गया है। कब किया गया था? डायबिटीज़ यानी कि हमारी जो अग्नाशय है, अग्नाशय की जो बीटा सेल्स हैं, उनके द्वारा आप देखेंगे हार्मोन होता है ग्लूकोगन और ग्लूकीगन। तो इनके द्वारा आप देखेंगे तो जो हमारा मैं कहूँ रक्त शर्करा है, उसके स्तर को ही डायबिटीज़ देखते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे चेन्नई, आंसर ऑप्शन ए। तो अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है ये कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो यूपी एग्रीस योजना है, इसके लिए किसने यानी कि 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर दिया है? कि भाई हाँ भाई, तो एक किसने कहा है कि उत्तर प्रदेश को जो है यहाँ पे यूपी एग्रीस योजना के तहत हम बढ़ावा देंगे और इतना ऋण भी देंगे। IMF ने बोला है, या फिर यहाँ पे जो NDB है, या ADB है, या वर्ल्ड बैंक है? तो किसने इस बात को तय करा है? देखो, उत्तर प्रदेश में एक योजना है, अगर बात करी जाए यूपी में, जिसका नाम है एग्रीस। यूपी एग्रीस योजना की बात करी जाए तो जो यूपी एग्रीस है, अगर इसकी बात करें, है ना, तो यूपी एग्रीस की बात करें, योजना शुरू कहाँ हुई है? भाई ये यूपी की योजना है। कहाँ की योजना है? नाम में लगा है, यूपी की ही योजना है। ठीक है, दूसरी बात, काम क्या है इस योजना का? अगर काम की बात करें तो भैया काम क्या करेगी? किसानों की आय को बढ़ाएगी, उत्पादन को बढ़ाएगी। जो किसान है, ये किसानों के लिए है। पहली बात तो जो किसानों का उत्पादन है, किसानों के उत्पादन को बढ़ाएगी। ठीक है, और भाई उत्पादन बढ़ेगा तो आय तो अपने आप बढ़ेगी, तो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगी। ठीक है, चलिए इस योजना के लिए भाई ऋण किसने दिया है? इस योजना के लिए ऋण किसने दिया है? तो ऋणदाता की बात करें तो भाई ऋणदाता कौन हो जाएगा? ये जो ऋण दिया है, ये दिया है यहाँ पे विश्व बैंक ने। किसने दिया है? ये ऋण दिया है विश्व बैंक के द्वारा, ये ऋण दिया गया है। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि भाई ऋण दिया है तो दिया कितना है, कितनी राशि दी है यहाँ पे? अगर राशि की बात करी जाए कितना ऋण दिया है, तो ये जो ऋण दिया है 325.10 US डॉलर में मिलियन ऋण दिया है। ठीक है, ये मिलियन ऋण दिया है इतना। अब भाई ये कितने टाइम के लिए दिया है? तो समय राशि कितनी है, कब तक हमें लौटाना है? तो अगर यहाँ पे समय राशि की बात करें तो भाई कितने टाइम तक देना है हमें, अगर इसकी बात करें तो हम इस ऋण को आराम से 33.5 साल में, इतने साल तक हम इसको वापस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब किसने दिया, किसने है? तो भाई वर्ल्ड बैंक ने दिया है। अब सॉरी, हाँ, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। इस वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो इसकी स्थापना कब होती है? सबसे पहली बात 1944 में इसकी स्थापना होती है। कैसे? ये होती है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? वाशिंगटन DC में हो जाएगा। ठीक है, वाशिंगटन DC की बात करें तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और इसके हेड की बात करी जाए, हेड कौन हो जाएंगे? अजय बंगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए आप इतना ही रखेंगे। ये है भाई, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को यहाँ पे बात करी गई है किसकी? यूपी ग्रेस की। ठीक है, चलिए
आगे बाकी सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे।